Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. It is our honest attempt all the time to bring or research on Mahabharata and Ramayana because it is a beautiful, there is no other book worth researching other than these two books. Because these two books have so much information that you can spend many lifetimes, not just one lifetime. That's the beauty of these books. You can join us in that research. You can support us. You can become a member, and you can follow us on Twitter at Sathology. You can follow us on Facebook. You can also become a member of the channel. And most important, if you support us financially, you will be given 1 or 2 sessions free from each course along with my books, one of the books. You can choose one of them. So I have very special guest, and today we are discussing a very very interesting topic in Hindi. आप लोग जुड़ सकते हैं, हिंदी में है ये पूरा शो, और जो भी देख रहे हैं आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। सोसाइटी आज का टॉपिक है यूनिट्स ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू धर्म शास्त्र। मतलब जो जो समाज में जिस तरह विभाजन है समाज में जो नेचुरल है वो धर्म के अनुसार कैसे है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। बड़े स्पेशल, आप उनको बहुत पसंद करते हैं, तो लेट अस वेलकम रामेश्वर मिश्र पंकज। नमस्कार। 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 ये जो विषय है आपने बड़ा अच्छा चूज किया है, क्योंकि ये जी। जो विषय है इससे लोग बड़े ये जो कास्ट के जो मिथोलॉजिस्ट हैं, जो कास्ट वर्ड के मिथोलॉजिस्ट हैं, उनको हाँ। एक तो उन्होंने एक यूरोपियन तरीके से सोच रहे हैं हर चीज अपने। हाँ। वो चाहते हैं कि अपने कल्चर को मतलब अपने कल्चर को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को कैसे नीचा हाँ। दिखाया जाए। हम्म। यही मानसिकता है, मेन मानसिकता यही है। बिकॉज हम्म। मतलब उनको लगता है कि हमारे इधर कास्ट सिस्टम है, तो शायद हिंदुओं के अंदर भी कास्ट होगा। और हम्म। उनको ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये पूरी दुनिया में लोगों ने एक दूसरे को मारा ही है, तो हमने मारा तो हमने क्या बुरा किया। ये लॉज माइंड सेट है इनका, यूरोपियंस का। हम्म। और ये दिखता है एकेडमिक्स में, दिखता है ये मेरा। कल मैं एक शाम को एक इवेंट में था, और काफी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे वहां पे। मेरे को यही क्वेश्चन पूछा, जब मैंने उनको पूछा नेटिव अमेरिकन के साथ, क्या आपको इसका शौक होता है कि नहीं होता है, तो वो बोलते हैं कि दुनिया में तो सब लोग लड़ते ही रहते हैं, हमने किया तो क्या बुरा किया। इस तरह जस्टिफाई किया हुआ है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि, और मुझे पता नहीं आप किस तरह लेना जाना चाहते हैं, लेकिन हर युग में ये इसकी परिभाषा बदलती रहती है। जैसे सतयुग में बोलते हैं एक ही, सभी चारों पैर हैं धर्म के। फिर त्रेता युग में बोलते हैं सिर्फ 3 है, द्वापर बोलते हैं सिर्फ 2 है, और कलयुग में सिर्फ एक ही हम्म। बचा है। तो आप बताइए कहाँ से शुरू करें, क्योंकि आपको इसके बारे में बहुत अच्छा रिसर्च आपने किया हुआ है। जी, मैं तो चूंकि पिछली बार हम लोगों ने जो बात की थी वो ये था कि धर्म और मनुष्य मानो करेक्ट। ह्यूमन बीइंग और धर्म उसका क्या संबंध है। तो हमने बताया था कि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वो किसी हिंदू मुसलमान ईसाई या किसी एक अमेरिकी भारतीय चीनी ऐसी कोई बात नहीं करते। जब वो मूल पर चिंतन करते हैं तो फिर मूल पर करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि वो जो भौगोलिक विभाग हैं उसको अस्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है। भारत का महत्व है, हर देश का महत्व है, वो अलग है, वो विषय अलग है। लेकिन जब मनुष्य के विषय में विचार करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने ये विचार किया कि मानव धर्म क्या है, यानी मानव का सामान्य धर्म क्या है, अर्थात सभी मनुष्यों के द्वारा पालन किए जाने योग्य वो कौन से यूनिवर्सल लॉज हैं, सार्वभौम नियम हैं जिनका पालन विश्व के हर मनुष्य को करना ही पड़ेगा। धर्मशास्त्र ये नहीं कहते कि हिंदुओं को ये करना पड़ेगा, धर्मशास्त्र कहते हैं ये तो मनुष्यों को करना ही पड़ेगा। और राज्य का काम है कि वो ये देखे कि कोई भी मनुष्य हो, अमेरिकी हो, चीनी हो, रूसी हो, भारतीय हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, उसको सत्य, अहिंसा, ये सब जो 11 मैंने हमने मुख्य 10 लक्षण बताए थे मनु के, और फिर महाभारत के 21 लक्षण, उनको सामान्य धर्म कहते हैं, उसी को साधारण धर्म कहते हैं, उसी को सार्ववर्णिक धर्म कहते हैं। यानी हर मनुष्य को जो धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम है उसका पालन करना ही होगा। इसी प्रकार जब धर्मशास्त्रों में मानव समाज का विचार किया जाता है
तो उसमें भी इतनी ही गहराई से विचार करते हैं कि यूनिट्स क्या है, समाज की इकाइयां क्या है। तो जो भारतीय धर्मशास्त्र है उसमें अलग अलग ढंग से चर्चा हुई है, लेकिन अगर उन सब का सार करें, उन सब का निचोड़ देखें, तो समाज के 11 इकाइयां हैं। उन 11 इकाइयों को हम संक्षेप में बताएंगे। लेकिन जो व्यक्ति है, जिसे इंडिविजुअल कह देते हैं अंग्रेजी में, वो समाज की इकाई नहीं है। मनुष्य जो है वो सामाजिक इकाई नहीं है, यानी सामाजिक इकाई तक सीमित नहीं है, वो ब्रह्मांडीय इकाई है। तो व्यक्ति के रूप में मनुष्य जो है वो कॉस्मिक यूनिट है, ब्रह्मांडीय इकाई है। इसीलिए मनु ने क्या कहा है, त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। क्योंकि मनुष्य ब्रह्मांडीय इकाई है, कॉस्मिक यूनिट है, तो वो आवश्यकता पड़ने पर जो बाकी के समाज के इकाइयां हैं, समाज के बंधन हैं, उनके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करके उन सबको पार कर जाता है, ट्रांसेंड कर जाता है। तो मनुष्य सामाजिक इकाई नहीं है, वो समाज का अंग है, लेकिन उससे बड़ी इकाई है। मनुष्य ब्रह्मांडीय इकाई है ना, यूनिवर्सल यूनिट कह लीजिए या कॉस्मिक यूनिट है मनुष्य। इसीलिए वो ब्रह्म का साक्षात कर सकता है, क्योंकि समाज तो समाज के विषय में है ना। तो आज हम जो बात करेंगे वो समाज की इकाई, इसीलिए इसमें व्यक्ति पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्ति ब्रह्मांडीय इकाई है, वो समाज से परे है, वो राष्ट्र से परे है, लेकिन वो उसका चेतना का एक आयाम है, एक डायमेंशन है, एक स्तर है, जहां मनुष्य सारे ही बंधनों से, सारी ही यूनिट से, सारे ही स्ट्रक्चर से, सारी ही संरचनाओं से, सारी ही इकाइयों से बाहर चला जाता है, उससे परे का भी है। यानी वो इन इकाइयों का अंग तो है, पर इससे बड़ा है। इसीलिए समाज की जो 11 इकाइयों का वर्णन हम करेंगे धर्मशास्त्रों के आधार पर, उसमें व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति ब्रह्मांडी इकाई है। तो समाज की इकाई क्या है, समाज की इकाई 11 है, और वो सब सामाजिक इकाइयां हैं। अन्य इकाइयां भी हैं शास्त्रों में, उनका वर्णन प्रसंग आने पर अलग से करेंगे। जैसे राजनीतिक इकाई, पॉलिटिकल यूनिट अलग है, आर्थिक इकाई अलग है, सांस्कृतिक इकाई अलग है, इन सब का विचार है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं समाज की, सोसाइटी की यूनिट्स क्या है, सोसाइटी की इकाई क्या है। तो सबसे पहले इकाई कुल है। कुल, जिसे सामान्यतः फैमिली कह देते हैं, उसको हमारे यहाँ वंश भी कहते हैं, जन्म वंश। जहां आपका जन्म हुआ वो आपका कुल है। पिछले जन्मों के संस्कार के कारण, प्रारब्ध के कारण, जीवात्मा के अपने संकल्प और संस्कार के अनुरूप उसके कर्म फल भोग के लिए जो उपयुक्त कुल है, वहां उसका जन्म होता है। तो जन्म जो है, जन्म कोई नई चीज नहीं है, और मृत्यु भी कोई अंतिम चीज नहीं है। जैसे जन्म होता है, फिर क्रमशः वृद्धि होती है, फिर उत्कर्ष होता है, प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, उसके बाद मृत्यु जो है, तो उसके बाद पुनर्जन्म। यानी जो जीवन का चक्र है वो जन्म से मृत्यु तक समाप्त नहीं होता। जन्म है, क्रमशः वृद्धि है, यौवन है, फिर प्रौढ़ता है, और फिर वृद्धावस्था है, फिर जीर्णावस्था है, मृत्यु है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है। ये निरंतर चक्र चलता है। गीता में भगवान ने बार बार कहा ना, एवं प्रवर्तितम चक्रम, निरंतर एक ब्रह्मांडीय चक्र चल रहा है। इसलिए मृत्यु मनुष्य का अंत नहीं है, वो अगले जन्म की यात्रा है। इसीलिए व्यक्ति समाज तक सीमित नहीं है, समाज से परे, क्योंकि उसका अगला भी जन्म होना है, फिर और जन्म होना है। इसीलिए व्यक्ति ब्रह्मांडीय इकाई है। और जब हम समाज की इकाइयों की बात करते हैं, तो जो सांसारिक रूप से दिखने वाला समाज है, जिसे मानव समाज कहते हैं, फिर उसकी अलग अलग यूनिट्स हैं, उन पर भी बात आएगी। तो यहाँ उस समाज की बात कर रहे हैं। तो समाज की इकाई है, सबसे पहली आधारभूत इकाई है कुल। उसी को वंश भी कहते हैं, जन्म वंश। ये एक तरह से दैहिक सामाजिक इकाई है, माने शरीर से जुड़ी सामाजिक इकाई। समाज की जितनी इकाइयां हम आज बताएंगे, 11 इकाइयां, वो सब सामाजिक इकाइयां हैं, सोशल यूनिट्स हैं, यूनिट ऑफ सोसाइटी हैं। उसमें से कुल या फैमिली कह लीजिए, वंश, जन्म वंश, ये दैहिक सामाजिक इकाई है। यानी आपकी देह किसी एक कुल में जन्म लेती है, तो कुल दैहिक सामाजिक इकाई।
जाति जो है वो जाति जो है वो कुलों के समूह को ही बाद में जाति कह दिया है। जाति अलग से कोई इकाई नहीं, मूल इकाई है कुल। कुलों के समूह को किसी समय जाति कह देते हैं। फिर जब वो पुर्तगाली आए तो उनके यहाँ चूंकि कास्टा था, तो उन्होंने जाति का ट्रांसलेशन कास्ट कर दिया। तो कास्ट जो है उस अर्थ में कुल समूह है। और कुलों के में क्या है, भगवत गीता में अर्जुन की मुख्य चिंता क्या है? अर्जुन की मुख्य चिंता यही है कि कुल धर्म नहीं नष्ट हो, है ना। सबसे पहले वो कहते हैं ना, कुलक्षय कृतम दोषम, अगर कुल का क्षय हो जाएगा तो बहुत अनिष्ट होगा। क्योंकि उन्होंने कहा ना कि अगर कुल का क्षय हो गया तो हम पूरा परिवार दोषा ही रहते ही कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारक आदि कहा है ना। तो इसमें कहा है कि कुल धर्माश्च शाश्वता, कुल धर्म शाश्वत है। उस, उनका उत्सन्न नहीं होना चाहिए। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवती जनुष्टम। तो कुल धर्माश्च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना, पहला जो अध्याय है उसका 40वां श्लोक है। उसमें अर्जुन कहते हैं कुलक्षय प्रणश्यंति कुल धर्मा सनातना। कुल धर्म सनातन है, अनादिकाल से हर कुल का एक धर्म चला आया है। अब इसको समझना चाहिए, मानव धर्म तो हर मनुष्य के लिए है, वो मनुष्यों का साधारण धर्म है, सामान्य धर्म है, सार्ववर्णिक धर्म है। उसका पालन तो सबको करना ही पड़ेगा। कोई कहीं भी किसी भी देश में जन्म ले, किसी भी कुल में जन्म ले, किसी भी राष्ट्र में जन्म ले, मानव धर्म का पालन सबको करना पड़ेगा। नहीं करने पर वो दंडनीय है। इसके बाद कुल धर्म जो है वो भी सनातन है, हर कुल के धर्म है। इस पर अगले व्याख्यान में और विस्तार से करेंगे कुलों और संप्रदायों के विषय में। अभी आज चूंकि इकाई बता रहे हैं, तो कुल जो है वो दैहिक सामाजिक इकाई है, शरीर से संबंधित। समाज में शारीरिक सामाजिक इकाई कुल है, क्योंकि आप किसी कुल में जन्म लेते हैं और जन्म के आधार पर ही मनुष्य का कुल निर्धारित होता है। कुलों के समूह को जाति कह देते हैं, लेकिन वो द्वितीय स्तर की सेकेंडरी यूनिट कहा जा सकता है। बेसिक यूनिट, मूलभूत इकाई कुल है। हर कुल का एक धर्म होता है, एक गुण होता है, एक विशेषता होती है, एक प्रवृत्ति होती है। इसके बाद है गोत्र और प्रवर। इनको कहते हैं संस्कारगत सामाजिक इकाई। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल का एक गोत्र होता है। ये गोत्र कुल के मूल पूर्वज ऋषि के नाम से होता है। बाद में जब उन ऋषि, कोई एक ऋषि हैं जैसे जो मूलभूत ऋषि हैं, आधार ऋषि हैं, आधार प्रारंभ के ऋषि हैं, ब्रह्मा के पुत्र जो हैं, बाद में उन ऋषि की संततियों की शाखाएं हो जाती हैं, तो उनके बाद के दूसरे भी ऋषि हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए भृगुवंश है, तो भृगुवंश में भार्गव हुए, फिर उसके बाद उसी कुल में जमदग्नि हुए तो उनको जामदग्नि कहने लगे। फिर उसी कुल में च्यवन हुए, फिर उसी कुल में वत्स हुए। तो भार्गव एक बहुत बड़ा कुल समूह है, उसमें वत्स एक गोत्र है, कुछ अन्य गोत्र भी हो सकते हैं, जैसे मेरा गोत्र वत्स है ना। तो उसको फिर प्रवर कहते हैं। यानी एक ही ऋषि की जब कई संतानें बहुत बड़ी हो जाती हैं और बहुत महान हो जाती हैं, बहुत श्रेष्ठ हो जाती हैं, तो उनका भी नाम चल जाता है। तो उन सबके सभी प्रमुख ऋषियों का जो बाद में ऋषि हुए उनके समूह को प्रवर कहते हैं। तो गोत्र और प्रवर ये जो है संस्कारगत पारंपरिक सामाजिक इकाई है। तो गोत्र आपका ये बताता है कि आप किस ऋषि के संस्कारों को लेकर पैदा हुए हैं। इसलिए आपका धर्म है कि आप उस ऋषि के जो संस्कार हैं उनको तो अपने जीवन में अवश्य उतारें, साथ ही अपनी विलक्षणता भी दिखाएं, क्योंकि आप व्यक्ति भी हैं। लेकिन गोत्र के धर्म का पालन और कुल के धर्म का पालन, कुल के धर्म से मतलब जैसा मैंने पहली बार बताया था, लॉज कह लीजिए, वर्च्यूज कह लीजिए, गुण और नियम परंपराएं, अपने कुल और अपने गोत्र, जिस ऋषि के वंश में आप उत्पन्न हुए हैं उस गोत्र के धर्म का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। तो गोत्र और प्रवर संस्कारगत पारंपरिक सामाजिक इकाई है। इसके बाद भौगोलिक सामाजिक इकाई, आप किसी एक एरिया में जन्म लेते हैं, किसी टाउन में, किसी मोहल्ले में, किसी लोकेलिटी में, किसी गांव में। तो गांव या मोहल्ला ये क्या है?
छोटी एक सामाजिक इकाई, इकाई का मतलब छोटी यूनिट, है ना। इसके बाद फिर इसका विस्तार होता है, विस्तार पे चर्चा अपन बाद में करेंगे। तो गांव जो है वो भौगोलिक सामाजिक इकाई है। तीन इकाइयां मैंने बताई। जन्म वंश जो दैहिक सामाजिक इकाई है, गोत्र या प्रवर जो कि संस्कारगत पारंपरिक सामाजिक इकाई है, और गांव या मोहल्ला जो भौगोलिक सामाजिक इकाई। इसके बाद विद्यावंश। विद्यावंश यानी आप किस विद्या कुल में जाते हैं पढ़ने। हमारे यहाँ वंश के दो परिचय दिए जाते हैं, एक जन्म वंश, एक विद्यावंश। हर व्यक्ति का एक तो जन्म वंश होता है जिस कुल में वो जन्म लेता है, दूसरा उसका विद्यावंश होता है कि उसने कहाँ पढ़ा, किस कुल में, किस आचार्य के यहाँ, किस गुरुकुल में। तो इसको विद्यावंश कहते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का केवल जन्म वंश पर्याप्त नहीं होता, विद्यावंश का भी महत्व है कि आप किस आचार्य से, किस गुरु से पढ़े हैं, आपका गुरु कौन है, आपका विद्या का वंश कौन है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बार बार हम जो बता रहे हैं उससे, जैसा मैंने कहा, व्यक्ति ब्रह्मांडी इकाई है और वो विराट चेतना पुंज है। तो उसके बहुआयामी व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति जो है उसका कोई एक आयाम, सिंगल डायमेंशन नहीं है, मल्टी डायमेंशनल यूनिट है ना इंडिविजुअल। व्यक्ति बहुआयामी जीव है, उस विराट चेतना पुंज है, इसलिए उसकी मूल पहचान भी बहुआयामी है। किसी एक, जैसे अब चल गया, जो बाहरी लोग आए, यूरोप के अंग्रेज आए, पुर्तगीज आए, स्पेनिश आए, वो भारत के विषय में मूर्ख थे, कुछ नहीं जानते थे। तो उन्होंने कोई एक पहचान पकड़ ली, कुल या जाति, तो जाति की बात करने लगे। यार भारत, यूरोप में जाति पर हजारों पुस्तकें लिखी गई हैं। वो इतनी मूर्खतापूर्ण है, इतनी मूर्खतापूर्ण है कि उनको देख के जो लोग ज्ञानी हैं उनको हंसी आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा बेकार का बकवास कर रहा है। जाति पर किताबें लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। भाई जाति कोई एक एकमात्र इकाई नहीं। जो जो भारतीय समाज है, हिंदू समाज है, इसकी बहुत सारी इकाइयां हैं, उनमें से एक इकाई जाति है। मेरी पहचान केवल मेरी जाति नहीं है, मैं किस कुल में पैदा हुआ, मेरी विद्या क्या है, कौन सा मेरे ज्ञान का अनुशासन है, फिर आगे और भी बताएंगे कि क्या क्या पहचान होती है। तो विद्यावंश अथवा गुरुवंश, गुरुकुल, ये भी मनुष्य की ये ज्ञानात्मक सामाजिक इकाई है। इसके बाद वर्ण होता है। वर्ण जो है, जैसा गीता में भी कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो वर्ण जो है वो गुण कर्म विभागानुसार इकाई है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार संपूर्ण संसार के सभी मनुष्य चार वर्णों में विभाजित हैं। या तो वो चार वर्णों में है, या उनमें वर्ण का संकरण है। अगर उसको अज्ञान है, मोह है, या किसी काम, ज्यादातर वर्ण संकरण के लिए कहा गया है शास्त्रों में, ये काम संबंधी दोष के कारण होते हैं। काम भावना जब असंयत हो जाती है, असंतुलित हो जाती है, तो उससे वर्ण संकरत्व आता है ना। तो अर्जुन ने भी जो चिंता की थी वो यही था कि अगर सभी योद्धा मर जाएंगे तो उसमें हमारे कुल के सारे योद्धा अगर मर गए तो स्त्रियों में काम संबंधी असंतुलन आ सकता है, मनुष्य ही हैं। तो ये संकरण कहते हैं, काम संबंधी असंतुलन से वर्ण का संकर होता है। तो मूलतः केवल चार वर्ण ही हैं संपूर्ण सृष्टि में। जो मनुष्य हैं उनके चार ही वर्ण होते हैं। उन चार वर्णों में संकरण कभी हो जाता है, यानी मनुष्य या तो किसी एक वर्ण का है, अगर वो शुद्ध है, अपने वर्ण के धर्म का पालन करता है, उसके अनुसार आचरण करता है, तो उसका एक वर्ण होगा। और अगर वो जन्म तो उसने किसी एक वर्ण में लिया, जैसे ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिया, काम कुछ राक्षस का करता है, पिशाच का करता है, हत्या करता है, बलात्कार करता है, कुछ और करता है, तो वो क्या हुआ, राक्षस हो गया। तो ब्राह्मण कुल होकर भी उसका वर्ण राक्षस हो गया, अथवा उसका वर्ण शूद्र हो गया, अथवा उसका वर्ण वैश्य हो गया, या वो योद्धा अधिक है तो उसका वर्ण क्षत्रिय हो गया। तो उसको वर्ण संकरण कहते हैं। अगर वो ब्राह्मण का कर्म करते हुए साथ में युद्ध कर रहा है तो ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म कहा गया है कि युद्ध, वीरता, ये भी ब्राह्मण के ही कर्म है। तो उस अर्थ में तो ठीक है। लेकिन वो ब्राह्मण कर्म छोड़कर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और ब्राह्मण कर्म नहीं करता और केवल युद्ध करता है, अथवा केवल व्यापार करता है, अथवा कोई अन्य सेवा कार्य करता है, तो उसको कहते हैं वर्ण संकर हो गया। वो जाति से, कुल से ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से, गुणकर्म विभाग से उसका संकरण हो गया। इसी प्रकार क्षत्रिय है, अगर वो प्रजा पालन नहीं करता है, दंड नीति का आश्रय नहीं लेता है, तो अगर वो आधुनिक मॉडर्न स्टेट में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी हो जाए,
लेकिन अगर वो अपनी प्रजा का पालन नहीं करता, धर्म का परिपालन नहीं करता, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा नहीं करता, तो उसे क्या कहेंगे? वर्ण संकर। तो प्राइम मिनिस्टर भी वर्ण संकर हो सकता है, मुख्यमंत्री भी वर्ण संकर हो सकता है, कोई भी वर्ण संकर, अगर उसने अपने वर्ण का पालन नहीं किया। यदि आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको क्षत्रिय वर्ण के धर्म का पालन पहले करना चाहिए, प्रजा का परिपालन, वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपालन, दुष्टों का निग्रह और दंड देना, दंड नीति। यदि कोई शासक दंड नीति का पालन नहीं करता तो उसे क्या कहेंगे? वर्ण संकर है। तो वर्ण जो है वो गुणकर्म विभाग के अनुसार सामाजिक इकाई। इसके बाद मैंने 4 इकाइयां बताई: कुल या जन्मवंश, गोत्र और प्रवर यानी संस्कारगत सामाजिक इकाई, कुल है दैहिक सामाजिक इकाई, गोत्र है संस्कारगत सामाजिक इकाई, गांव या मोहल्ला है भौगोलिक सामाजिक इकाई, विद्या वंश है ज्ञानात्मक सामाजिक इकाई, ज्ञान संबंधी यूनिट। ये समाज की ही इकाइयां हैं। जो पराविद्या है वो इनसे अलग है, लेकिन सामान्यतः विद्या एक सामाजिक इकाई है, ज्ञानात्मक सामाजिक इकाई। इसके बाद वर्ण जो है वो गुणकर्म विभागानुसार सामाजिक इकाई है। और 6वीं इकाई है संप्रदाय। ये उपासनात्मक अथवा आत्म साधनात्मक सामाजिक इकाई है। प्रत्येक व्यक्ति किसी एक संप्रदाय के अनुशासन में आत्म साधना करता है, आत्मा के विषय में जानता है, मन बुद्धि चित्त इनके मूल स्वरूप को जानता है साधना करके। पुस्तक पढ़ के तो विद्या हो गई, लेकिन जब साधना करता है, उपासना करता है, उस अनुशासन से जाता है जिससे कि आत्म तत्व को जान सके, आत्मा को जान सके, ब्रह्म को जान सके, सृष्टि के मूल सत्य को जान सके, रहस्य को जान सके, तो उसे संप्रदाय के अनुशासन में रहना पड़ता है। तो संप्रदाय जो है वो उपासनात्मक या आत्म साधनात्मक सामाजिक इकाई है। इसके बाद आश्रम। आश्रम जो है वो जीवन के विभाग से संबंधित इकाइयां हैं। तो आश्रम 4 होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। इन पर चर्चा अगले व्याख्यान में और विस्तार से करेंगे, आज उनकी इकाई बता रहे हैं। तो आश्रम जो है वो जीवन विभाग से जुड़ी सामाजिक इकाई है। इसके बाद है श्रेणियां। श्रेणियां जो है वृत्ति के विभाग के अनुसार सामाजिक इकाई है। श्रेणियां मुख्यतः व्यापारियों और शिल्पियों की होती हैं। तो आप हमारे यहाँ श्रेणियां बहुत संगठित थी, श्रेणी निगम संघ, ये व्यापारियों के होते थे। ये स्वतंत्र होते थे, धर्म के अनुसार व्यापार करते थे, धर्म के अनुसार समृद्धि की साधना करते थे। और ऐसे अनेक प्रसंग हैं शास्त्रों में, इतिहास के ग्रंथों में, रामायण महाभारत आदि में भी। रामायण में तो उतना नहीं है, महाभारत में और उसके बाद के सभी ऐतिहासिक ग्रंथों में है कि वैश्य से यानी किसी न किसी श्रेणिक से, धनी से राजा भी ऋण लेता था। और लोग तो ऋण लेते ही थे आवश्यकता अनुसार, फिर उसे लौटा देते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ऐसा कहा है कि आवश्यकता अनुसार श्रेणी से, निगम से, संघ से ऋण लेना चाहिए, फिर उसे लौटा देना चाहिए। तो श्रेणी जो है वो वृत्ति विभाग के अनुसार सामाजिक इकाई है। श्रेणियां सबकी अलग होती, जैसे स्वर्णकार है तो लोहार है तो बढ़ई है तो व्यापारी है तो व्यापार भी किस कर रहा है, कपड़ों के व्यापारी तो इत्र के व्यापारी तो आभूषणों गहने जेवर के व्यापारी, अन्न के व्यापारी, सब तो इनकी अलग अलग श्रेणियां होती हैं। तो वृत्ति के विभाग के अनुसार इसी प्रकार शिल्पियों की श्रेणियां होती थी। ये मूर्ति शिल्प में दक्ष है, ये भवन शिल्प में दक्ष है, वास्तु शिल्प में, स्थापत्य शिल्प में, स्थापत्य की भी अनेक शाखाएं हैं। तो बहुत विस्तार से इन सब पे काम हुआ है, इन सब पर शास्त्र भी हैं। तो श्रेणी जो है वो वृत्ति विभाग के अनुसार सामाजिक इकाई। इसके बाद विद्यापरक सामाजिक इकाई भी होती है, जिसे कहते हैं शिष्ट परिषद या विद्वत परिषद। किसी विषय में कोई व्यवधान आ गया, कोई समस्या आ गई, कोई ऐसा लगा कि इसमें तो चिंतन करना है कि क्या करें, तो वहां शिष्ट परिषद ही निर्णय करती है। किसी विद्या संबंधी, ज्ञान संबंधी जब कोई संशय हो जाए या कोई भिन्न भिन्न, एक ही समूह में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हो जाए,
तो शिष्ट परिषद या विद्वत परिषद में उसका निर्णय होता है। राजा भी कई बार कोई विकट समस्या आने पर विद्वत परिषद के समक्ष ही उस प्रकरण को भेज देता है। ये राजधर्म के प्रकरण में हम बताएंगे। तो विद्वत परिषद या शिष्ट परिषद का हमारे यहाँ बहुत महत्व रहा है। शिष्ट परिषदें ही शंकराचार्य आदि पीठों के विषय में भी निर्णय करती रही हैं। शिष्ट परिषदें ही राजा को कोई भी समस्या आ जाए कि वो धर्म क्या है, अमुक एक स्थिति आ गई है जिसमें धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसको द्वंद्व है, तो विद्वत परिषद बुलाई जाती थी। वो विद्वानों का समूह निर्णय करेगा कि इस विषय में ये करना धर्म है। तो शिष्ट परिषदें जो हैं वो विद्यापरक सामाजिक इकाई। इसके बाद जाति की पंचायतें या कुलों की पंचायत, कुल समूह की पंचायतें या खाप पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब अलग अलग पंचायतें होती थी। ये न्यायिक सामाजिक इकाइयां। तो मैंने 10 इकाइयां बताई। कुल या जन्मवंश जो दैहिक सामाजिक इकाई है, गोत्र एवं प्रवर जो संस्कारगत सामाजिक इकाई है, गांव या मोहल्ला या टाउन ये भौगोलिक सामाजिक इकाई है, विद्यावंश या गुरुकुल ये ज्ञानात्मक सामाजिक इकाई है, वर्ण जो है वो गुणकर्म विभाग के अनुसार सामाजिक इकाई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि। संप्रदाय जो है वो उपासनात्मक या आत्म साधनात्मक सामाजिक इकाई हैं। श्रेणियां जो है वृत्ति के विभाग के अनुसार सामाजिक इकाई हैं। और शिष्ट परिषदें और विद्वत परिषदें विद्या संबंधी सामाजिक इकाई है। और जाति पंचायतें, गांव पंचायत, खाप पंचायत, पूरे इलाके की पंचायत ये न्याय की सामाजिक इकाई है। ये 10 हो गई। और 11वीं सामाजिक इकाई है राज्य। राज्य जो है वो धर्म प्रतिपालक सामाजिक इकाई। दंड नीति के माध्यम से धर्म का प्रतिपालन करने वाली जो इकाई है वो राज्य है। इसलिए राज्य को बहुत महत्व दिया गया है। और उस अर्थ में राज्य सर्वोपरि सामाजिक इकाई है कि वो अनुशासन करता है पूरे समाज का। राज्य अपनी ओर से कोई कानून नहीं बनाता है, कोई नियम नहीं बनाता है। समाज में आचार्यों ने, विद्वानों ने या परंपरा के जानकार लोगों ने और जो परंपराएं चली आई हैं उनके जो ज्ञाता हैं उन लोगों ने जो कुछ परंपरा का प्रवाह चल रहा है उसे प्रवर्तित कर रखा है। उसके विषय में न्याय करना राजा का काम है। तो धर्म प्रतिपालक सामाजिक इकाई राज्य है। राज्य के पास इसीलिए दंड नीति है क्योंकि वो सर्वोपरि सामाजिक इकाई है, सबका शास्ता है। इस अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में नहीं, व्यवस्था के अर्थ में, वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन के अर्थ में राज्य का काम है वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का निग्रह या उनको दंड देना, दंड नीति। दंड नीति के बल पर ही राजधर्म का पालन होता है। तो राज्य जो है इसीलिए उसको दंड नीति की विशेष शक्ति दी गई है। इसीलिए लोग राज्य को मुख्यतः अपनी रक्षा के लिए, दंड नीति की व्यवस्था के लिए कर देते हैं। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो इस प्रकार समाज की 11 सामाजिक इकाइयां हैं। कुल दैहिक सामाजिक इकाई, गोत्र संस्कारगत सामाजिक इकाई, गांव या मोहल्ला भौगोलिक सामाजिक इकाई, विद्यावंश ज्ञानात्मक सामाजिक इकाई, वर्ण गुणकर्म विभाग के अनुसार सामाजिक इकाई, संप्रदाय उपासना परक या आत्म साधना परक सामाजिक इकाई, आश्रम जीवन विभाग कि आप किस आयु में हैं, क्या कर रहे हैं, बाल्यावस्था से यौवन के आरंभ तक ब्रह्मचर्य, यौवन के परिपक्व होने तक गृहस्थाश्रम, उसके बाद प्रौढ़ावस्था के बाद वानप्रस्थाश्रम और अंत में संन्यास आश्रम। तो ये आश्रम जो है जीवन के विभाग के अनुसार सामाजिक इकाइयां हैं। श्रेणियां वृत्ति के अनुसार हैं कि आप किस कौन से व्यवसाय में लगे हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आपका पेशा क्या है या वृत्ति क्या है। उससे श्रेणी, निगम और संघ ये वृत्ति विभाग के अनुसार सामाजिक इकाई हैं। और शिष्ट परिषदें और विद्वत परिषदें विद्या संबंधी कोई जिज्ञासा होने पर, कोई संशय होने पर, कोई विवाद होने पर निर्णय करती हैं। तो ये विद्यापरक सामाजिक इकाइयां हैं। और पंचायतें जो हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, इलाके की पंचायत हो, जाति पंचायत हो, खाप पंचायत हो जिसमें पूरे इलाके के सब लोग आते हैं, उसके नियम है, उसके मुखिया लोग आके करते हैं, वनवासियों में भी हो, नगर में भी, गांव गांव में भी, सब जगह ये पंचायतें होती थी। ये न्यायिक सामाजिक इकाई है। और जब इन सामाजिक इकाइयों के द्वारा जो चीज नहीं संभले वो राज्य के सामने जाती है। तो राज्य जो है वो सबसे बड़ी न्यायिक इकाई भी है और सबसे बड़ी
सामाजिक इकाई भी इस अर्थ में है कि धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपालन राज्य का कर्तव्य। ये 11 इकाइयां मैंने संक्षेप में बताई। इसमें एक बात और है कि इसको लेकर, विशेषकर वर्ण को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं। तो लेकर यूरोप के लोगों ने जो लिखा है वो अज्ञान है, हास्यास्पद है। उन्होंने तो जाति को एकमात्र मनुष्य की पहचान बना दिया है। जाति या कोई भी एक पहचान, मनुष्य जैसा मैंने बताया ब्रह्मांडीय सामाजिक इकाई है, बहुआयामी है। उसके एक, हर व्यक्ति के बहुत से आयाम है। उसका एक शरीर है, एक मन है, एक बुद्धि की अलग अलग विशेषता है, दक्षता है। उसने कोई साधना की है, कोई ज्ञान किया है, फिर वो किसी शिल्प में, किसी कला कौशल में, किसी एक अनुशासन में दक्ष है। तो इस प्रकार मनुष्य तो बहुआयामी व्यक्ति के रूप में, मनुष्य ब्रह्मांडीय इकाई है, बहुआयामी इकाई है, और ये सामाजिक इकाइयां हैं। तो लेकिन वर्ण को लेकर भी, जैसे कुल जाति को लेकर बहुत भ्रम हुआ, कुल को गोल कर दिया लोगों ने। जाति तो उस अर्थ में मूल इकाई नहीं है, कुल मूल इकाई है। कुलों के समूह को, जब बहुत बड़ा कुल हुआ तो उसे कह दिया ये जाति है। जाति स्वयं में कोई इकाई नहीं है, कुल समूह एक इकाई है। तो इसी प्रकार वर्ण को लेकर भी बहुत सा भ्रम हो गया। विशेषकर वैश्य वर्ण को लेकर बहुत भ्रम, क्योंकि मनुस्मृति में और अन्य धर्मशास्त्रों में वैश्य वर्ण के जो गुण दिखे हैं, तो इन दिनों बहुत सी जातियां जो अपने को ओबीसी कहती हैं भारत में, अन्य पिछड़ा वर्ग, और कुछ तो अपने को शूद्र जैसे कहते हैं, हम शूद्र हैं, और उसकी कुछ मांग करती हैं कि हमको ये अधिकार मिल। आजकल तो शूद्र होने की होड़ है कि मुझे शूद्र मानो और फिर मुझे अमुक अमुक अधिकार दो, आरक्षण दो और सुविधाएं दो। लेकिन मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति का 9वां अध्याय है, उसमें 326 से 333 तक 8 श्लोक हैं वैश्य के विषय में। तो वैश्यों के क्या काम बताए हैं? वैश्यस्तु संस्कार कृत्वा दार परिग्रहम वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात् शूनाम चैव रक्षणे। जरा मेरी यहाँ बिजली की, प्रजापति ही वैश्याय सृष्ट्वा परिददे पशून् ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजा। न वैश्यस्य कामः स्यान् न रक्षेयं पशूनिति वैश्ये येच्छति नान्येन रक्षितव्या कथंचन। मणिमुक्ता प्रबालानां लोहानां तान्तवस्य च गन्धानां च रसानां च विद्यावर्थ बलाबलम्। बीजानां मुक्तिविंच स्यात् क्षेत्रदोषगुणस्य च मानयोगं च जानीयात् तुलायोगांश सर्वशः। सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान् लाभालाभं च पन्यानां पशूनां परिवर्धनम्। भृत्यानां च भृत्यविद्यात् भाषाश्च विविधान्वना द्रव्याणां स्थान योगांश्च क्रय विक्रयमेव च धर्मेण च द्रव्यवृद्धा अतिष्ठेद यत्नमुत्तमं दद्याश्च सर्वभूतानां अन्नमेव प्रयत्नतः। अब इसको अगर आप देखें तो वैश्य कितनी बड़ी जाति, सब कुल समूह है। लिखा है, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने के उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए पत्नी का पाणी ग्रहण करके वैश्य गृहस्थ धर्म का पालन करे। वो जीविकाओं में से अपने अपने उपयुक्त जीविका का अवलंबन लेते हुए कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, पशुपालन और उससे जुड़े व्यापार में प्रवृत्त हो, क्योंकि प्रजापति ने सभी प्रकार के पशुओं और संपत्ति के पालन का दायित्व वैश्यों को दिया है, और प्रजाओं की रक्षा का कार्य ब्राह्मणों तथा राजा को दिया है। किसी भी वैश्य को यह नहीं कहना चाहिए कि मैं पशुओं और संपत्ति आदि की रक्षा का कार्य नहीं करूंगा। वैश्य विविध रत्नों और धातुओं का ज्ञान रखता है, वस्त्रों और रसों का ज्ञान रखता है और उनका व्यापार करता है। वह मणि, मुक्ता, मूंगा, लोहा, कपड़ा, सुगंध और रसों के दाम की कमी बेसी को जानता है। देश और काल के अनुसार कहाँ क्या दाम लेना है, कहाँ किस भाव से बेचना है, उसको सदा जानता रहे। सभी प्रकार के बीजों को बोने की विधि, कौन बीज किस समय में किस प्रकार के खेत में कितने प्रमाण से किस प्रकार बोया जाना है, ये सब बातें जानना वैश्य का काम है। खेतों के गुण और दोष को जानना वैश्य का कार्य है। तौल और माप को जानना चाहिए। तुला योग आदि का अच्छा ज्ञान रखना चाहिए। वस्तुओं की सारता क्या है और निस्सारता क्या है, यानी अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, ये भी वैश्य का काम है जानना। अलग अलग देशों के, चूंकि भारतीय वैश्य, भारत के व्यापारी अत्यंत प्राचीन काल से विश्व भर में व्यापार करते रहे हैं, सब जगह उनका माल जाता रहा है।
और राजा लोग उनको रक्षा देते थे, उनके सैन्य सुलभ कराते थे। अलग अलग देशों के गुण और दोष को जानना वैश्य का धर्म। बेचे जाने वाली वस्तुओं के लाभ और हानि को भली भांति जानना चाहिए। कब किस प्रकार किस पशु और संपत्ति को बढ़ाया जाए यह भी उसे जानना चाहिए। इसके साथ ही काम करने वाले भृत्यों का वेतन आदि कब कितना होना चाहिए इसका ज्ञान वैश्य को होता है। अनेक देशों के अनेक मनुष्यों की अनेक भाषाओं का ज्ञान वैश्य को होना चाहिए। किसी वस्तु का प्रामाणिक स्वरूप कौन सा है और उसमें मिलावट का स्वरूप क्या है, या किस वस्तु में क्या मिलावट संभावित है और क्या की गई है, इसकी भली भांति जानकारी वैश्य को होनी चाहिए। खरीद और बिक्री के समस्त व्यापार का ज्ञान तथा उससे होने वाले लाभ आदि का ज्ञान वैश्य को होना चाहिए। कृषि, गौरक्षा, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य के द्वारा निरंतर धन बढ़ाने का उद्योग करना वैश्य का काम है। यह धर्मशास्त्रों का आदेश है। अब इसके अनुसार तो अहीर, कुर्मी, काछी, पटेल, जौहरी, व्यापारी, सुनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, तेली, तमोली, नाई और विविध शिल्पी जातियां, ये सब इस धर्मशास्त्र मनुस्मृति के अनुसार और धर्मशास्त्रों के अनुसार वैश्य हैं। और इन दिनों पता नहीं कहां से क्या चला है, ये सब ओबीसी हो गए हैं, पिछड़ा वर्ग। और शिल्पी जातियों को बहुत से लोग शूद्र कह देते हैं, लेकिन शिल्पी जातियों को शूद्र मानना शास्त्र सिद्ध नहीं है, क्योंकि शूद्र का कार्य केवल परिचर्या बताया गया है। इसका अर्थ है कि शूद्र बहुत थोड़ी सी जातियां होती थी, बहुत थोड़ी। अधिकांश जातियां जिन्हें अब शूद्र कहा जाने लगा है, ये कब कहा है, अंग्रेजों के समय कहा, मुसलमानों के दबाव से कहा, वो सब अलग अनुसंधान का शोध का विषय है। लेकिन बहुत सी जातियां जिन्हें शूद्र कहा जाता है वो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार वैश्य वर्ण के अंतर्गत आती हैं। और शूद्र जातियां केवल वो हैं जो परिचर्या कर्म करती हैं, सेवा कार्य करती हैं, और कुछ नहीं। तो इस प्रकार बहुत से भ्रम हैं। इसी प्रकार राज्य को लेकर बहुत से भ्रम हैं, जिनकी हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। आज इतना ही कि धर्मशास्त्रों के अनुसार सामाजिक इकाइयां 11 हैं। इन 11 में से 10 इकाइयां भली भांति चले और स्वयं राज्य 11वीं इकाई भी अच्छे से चले, ये देखना शासन का, राजा का काम है। और यह काम वह दंड नीति के द्वारा करता है। राज्य सर्वोपरि सामाजिक इकाई है, उसका काम है वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन। और अपनी ओर से राजा कोई भी कानून नहीं बना सकता, ये हमारे धर्मशास्त्रों का स्पष्ट नियम है। जो परंपरा चली आई है, वर्णों की परंपरा, आश्रमों की परंपरा, श्रेणियों की परंपरा, कुलों की परंपरा, और व्यापारियों के अपने नियम होते थे। हमारे यहाँ राजा के लिए कहा गया है कि जब किन्हीं दो व्यापारिक समूहों के बीच झगड़ा हो तो आप उन दोनों व्यापारियों के संघों के विषय में ज्ञान कर लीजिए कि वहाँ क्या नियम चलता है। इसी प्रकार अगर शूद्रों के बीच में झगड़ा हो तो उन शूद्रों की जो भी जाति, जो भी वर्ण है, जो भी कुल समूह है, जो भी वृत्ति है, वृत्ति भी तो होती है ना अलग अलग, कौन से सेवा कार्य में लगे हैं, उसमें क्या नियम चले हैं, इनकी जानकारी उस वर्ण के मुख्य लोगों को होती है और पुस्तकों में भी, शास्त्रों में भी अंकित रहती है। तो राजा उसके अनुसार ही न्याय कर सकता है। यानी न्याय करना, इसका अर्थ है धर्मशास्त्रों का प्रतिपादन सुनिश्चित करना और धर्मशास्त्रों के अनुसार नहीं चलने वाले को दंडित करना। और धर्मशास्त्र क्या है? मानव धर्म का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र, जो कि ब्रह्मांडीय नियमों के जानकार ज्ञानियों द्वारा, ऋषियों द्वारा, मनुष्यों द्वारा रचित है। इस प्रकार राजा का काम तो केवल वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन, सज्जनों की रक्षा, धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश, दुष्टों का विनाश, दुष्टों का निग्रह करना, उनको दंडित करना, ये राज्य का काम है। और क्योंकि अगर राज्य ही नहीं रहेगा, राज्य अच्छी तरह नहीं रहेगा, राज्य दंड नीति का उल्लंघन नहीं करेगा, तो सारे ही इकाइयां अव्यवस्थित हो जाएंगी, सारी ही इकाइयों में संकरण हो जाएगा, वर्ण संकरण फैल जाएगा। इसीलिए राज्य का बहुत अधिक महत्व भारत में है। लेकिन वो महत्व इस रूप में है कि वो शास्त्रों के अनुसार रहे। ये नहीं कि राज्य यूरोप की नकल में मॉडर्न स्टेट चले और फिर लोग उसका गुण गाएं कि राजा को। हमारे यहाँ अंग्रेजों ने कई बार ये किया है, कुछ लोगों को पटा लिया, कुछ ब्राह्मणों को या विद्वानों को, तो वो राजा के लिए कितनी प्रशंसा की गई है शास्त्रों में, इसका तो उल्लेख करते हैं, करने लगे।
नहीं, राजा का विरोध नहीं करो, राजा का ऐसा सम्मान करो, लेकिन वो राजा राजा होना चाहिए ना, जो समाज जिसको देखकर प्रमुदित हो, जो समाज में धर्म का प्रसार करे, धर्म की रक्षा करे, धर्म का परिपालन करे, उस राजा का सम्मान करने कहा है। आतताई राजा का, अधर्मरत राजा का तो वध करने कहा है। तो ये सब न जानिए तो आप शास्त्रों का एक टुकड़ा पकड़ लेंगे, जैसे इन्होंने जाति शब्द को पकड़ लिया, हिंदुओं की जाति की पहचान पे जरूरत से ज्यादा बल दे दिया। अन्य पहचान, उसका संप्रदाय क्या है, उसकी विद्या क्या है, उसकी श्रेणी क्या है, वो किस आश्रम में है, किसी बात का कोई विचार ही नहीं है। तो शास्त्रों को भली भांति जानना आवश्यक है, विशेषकर राजा को। और ब्राह्मण तो जानते ही हैं, विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, विशेषज्ञ विद्वान जो बताते हैं, वो सब जातियों, सब कुल समूहों, सब वर्णों, सब श्रेणियों, सब संप्रदायों के विषय में अलग अलग ज्ञानी होते हैं, और कोई कोई महाज्ञानी होता है जो इन सब के विषय में बहुत ज्यादा जानता है। उसकी उसके प्रमाण से, और शास्त्र भी लिखित हैं, सब लिखित शास्त्रों के प्रमाण से शासन को या राजा को निर्णय करना होता है। इसलिए राज्य सर्वोपरि सामाजिक इकाई है। क्यों? धर्म के प्रतिपालन के लिए। ये नहीं कि वो कहे कि मैं सर्वोपरि हूं तो मैं मनमानी करूंगा। मनमानी करने वाला राजा पापी है, पाप का भागी होता है। तो ये इन सब बातों को समझना चाहिए। इनमें से कुछ बातों पर हम अगली बार और विस्तार से विचार करेंगे, विशेषकर वर्ण और संप्रदाय आदि पर, कुलाचार पर। क्योंकि कुलाचार एक जटिल बात है, अगर उसे नहीं समझेंगे तो लगेगा कि कुल धर्म क्या है। इस पर अगली बार बात करें। नमस्कार। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बोली इधर। और दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं इसमें एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि कि एक म, पहली बात तो रामेश्वर जी सब शास्त्र बोलते हैं, इसके अनुसार बोलते हैं, तो मेरे पास कोई प्रश्न बचता नहीं है फिर। तो क्योंकि शास्त्र का डेफिनेशन एक ही रहता है हर जगह, वो कोई बदलता नहीं है। लोग जो बोलते हैं कि कंफ्यूजन हो रहा है, इधर ये बोला है वो बोला है, वो एक्चुअली वो पूरी तरह शास्त्र को देखते नहीं है, तो उसमें उन लोगों को कंफ्यूजन नजर आता है। जबकि शास्त्रों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ऑथर सबके एक ही है, व्यासदेव, इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो आजकल जो एक मिथ्य ट्रेडिशन फैला हुआ है, मिथ्य इसलिए बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फैलाया गया है कि जो भारत जो जाति में, जैसे आपने बोला जाति पे जातिवाद आजकल शब्द यूज किया जाता है, तो लेकिन जातिवाद शब्द पूरा गलत है एक तरह की तरीके का, और एक तरीके का सही भी है। क्योंकि अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप इंजीनियर्स का एक कुल है पूरा, इंजीनियर्स का आप बोल सकते हैं एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स अभी भी चलता है, इंडिया में हम्म। रजिस्टर्ड है इंजीनियर्स इंडिया, और ऐसे करके रहता है। और अमेरिकन भी, अमेरिकन इंजीनियर्स करके भी ऑर्गेनाइजेशन है। और आईईई, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियर्स, एक एसोसिएशन भी है, ट्रिपल एसोसिएशन, IEEE। हम्म। तो ये एक एक हो गया, एसोसिएशन नहीं बोल दिया जाति को, एसोसिएशन नहीं है एक तरीके का, कि ये सारे एक जैसे लोग हैं। ऐसा नहीं कि कोई ब्लड से कनेक्टेड हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग उधर होते हैं। तो ये जो भारत में जो जातिवाद करके जो शब्द बनाया गया है, ये एक्चुअली जन्म के आधार पे जो किया हुआ है, वो एकदम आपके अनुसार, मेरे अनुसार तो एकदम ही गलत है। क्योंकि जात, ज शब्द तो सिर्फ यही दिखाता है कि किसी का जन्म हुआ, जिस परिवार में जन्म हुआ वो जात हम जात कर्म बोलते हैं, कि जिसका जन्म हुआ उसका हम जात कर्म करते हैं। उसके पहले गर्भदान संस्कार होता है, और फिर उसके बाद वो जिस जगह उसके माता पिता ने ट्रेनिंग दी, किसी तरह का ट्रेनिंग दिया, या उसके कुल ने ट्रेनिंग दिया, तो एक हम्म। इंस्टीट्यूशन हो गया वो। तो ये लोग जो जातिवाद के विरुद्ध बोलते हैं, वो गलत तरीके से आ रहे हैं, कि वो सोच रहे हैं कि ये एक सुप्रीमेसी बना रही। यूरोपियन माइंडसेट है। यूरोपियन माइंडसेट में क्या होता हम्म। है कि जहां भी उनका कोई दुश्मन इकट्ठा होता है, वो दे स्टार्ट प्लानिंग अगेंस्ट इट, उनको जो लगता है दुश्मन है, क्योंकि यूरोपियन सबसे पहले दुश्मन लोगों को बनाते हैं। तो इस विषय में आप क्या बोलेंगे कि जातिवाद को किस तरह गलत तरीके से नहीं, लिया? इसमें तो बहुत स्पष्ट आपने खुद ही कह दिया। यूरोपियन माइंड की विशेषता यह है कि वो अ, आध्यात्मिक दृष्टि से अविकसित मस्तिष्क है। उनको ब्रह्मांड के विषय में कुछ नहीं पता,
संसार का भी उनको पहली बार, जब वो 7वीं 18वीं शताब्दी से दुनिया में मार्को पोलो पहली बार जब गया चीन कुबलई खान के दरबार में, तो उनको पहली बार पता चला कि अच्छा दुनिया में इतनी इतनी चीजें हैं, बारूद भी है तो घड़ी भी है तो कागज भी है। उसके पहले तो वो पादरियों के चक्कर में थे 700-800 साल से, तो उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। तो पहली बार क्योंकि उन्हें ज्ञान हुआ, और फिर उसमें शुरू में तो उनके पास जहाज वगैरह कुछ नहीं थे, चप्पू से समुद्र के किनारे किनारे डोंगियों से चलाते हुए दूर दूर तक गए, उसमें से अगर 100 लोग चले तो 2 या 4 ही कहीं पहुंचे। तो वो तो बेचारे बहुत ही जोखिम भरी, बहुत ही कठोर जीवन जीते थे, और बहुत उनके पास कंगाली भी थी, खाने को कोई खास ठीक से नहीं था। टप्पुओं से कहीं जा जाके कहीं समुद्र में डूब गए, कहीं चट्टान से टकरा गए, कोई कोई पहुंचा। तो वो उसमें एक तरह का थ्रिल था, अपनी हर बात को ऐसे बताते थे जैसे कोई अभूतपूर्व है, अद्भुत है। तो जो जैसे कोई बच्चा है वो पहली बार कुछ देखता है, या जैसे कोई जंगल से कोई आया तो उसने जंगल में दूर रहा तो जंगल के बारे में बहुत जानेगा, लेकिन उसने बिजली देखी। कई बार ऐसा होता है, ट्राइबल लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, वो तो अरे कितनी सुंदर बिजली, चमत्कृत हो जाते हैं। तो चमत्कृत होना तो अच्छा गुण है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मित्रस्य हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, उत्सुकता से, जिज्ञासा से, मैत्री भाव से देख। लेकिन उनको क्रिश्चियन माइंड के कारण उनको ये बता दिया गया था कि अदर, दूसरे जो हैं वो शत्रु हैं, अदर्स आर हेल। तो उनको सदा एक शत्रु चाहिए। आप देखिए राजनीति में भी पहले वो अभी हाल में देखें तो पहले उन्होंने जापान को शत्रु बना लिया, फिर कम्युनिज्म को शत्रु बना लिया, फिर बीच में कहीं वियतनाम भी शत्रु है, कहीं अफगानिस्तान है, कहीं आजकल इस्लामिक टेररिज्म के नाम से एक शत्रु है। तो एक शत्रु की तलाश रहती है। तो जहाँ इंटरेक्शन के कई तरीके होते हैं, तो जो विकसित समाज हैं, सुसंस्कृत समाज हैं, डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, बहुत परिपक्व समाज हैं, मेच्योर सोसाइटी हैं, ऐसे जो विकसित और सुसंस्कृत समाज हैं, वो जब दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे से अंतः क्रिया करते हैं, तो वो वह माने आत्मीयतापूर्ण, मैत्रीपूर्ण, दूसरे का गुण देखना, दूसरे को अपने जैसा मानना, ऐसा होता है। और जिनको संसार का ज्यादा पता नहीं है, पहली बार कुछ पता चल रहा है, तो उनको सब जगह डर लगता है, और उसके साथ वो उनमें बलपूर्व, मतलब एक तरह से बलात्कार पूर्ण व्यवहार करते हैं, दूसरे को दबोच लेंगे दूसरे को। तो जो यूरोपियंस यहाँ आए, उन्होंने जब यहाँ का धन वैभव सब देखा, तो उनको लगा कि यहाँ का सब लूट लो, लूट लो तो किसी तरह कब्जे में कर लो, कब्जे में कर लो तो कैसे करोगे, तो इनको लांछित करो, इनमें इनकी हर संस्था में दोष देखो। तो वो तो मूर्ख लोग हैं। और अब जो भारत में चला है, वो जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो सत्ता की छीना झपटी के लिए जाति की निंदा करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सबसे ज्यादा जाति का व्यवहार करते हैं। चुनाव के समय जाति के आधार पे वोट मोबिलाइजेशन करेंगे। स्वयं संविधान में जाति के आधार पर ही अनुसूचित जातियां हैं, जिसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं, वो तो जातियां हैं। अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भारत सरकार देती है, और प्रांतीय सरकारें, प्रशासन देता है। अनुसूचित जनजाति का प्रमाण देता है। फिर ओबीसी में आप किस जाति के ओबीसी हैं। तो जाति तो भारत में एक संवैधानिक इकाई है। तो दोनों परस्पर विरोधी बात है, या तो आप जाति को समाप्त कर दीजिए, कैसे करेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि एक मान लीजिए 130 करोड़ भारत की जनसंख्या है, इसमें 100 करोड़ हिंदू हैं। 100 करोड़ हिंदुओं को आप अगर कोई यूनिट नहीं मानते, क्योंकि सारे संसार में यूनिट है, कहीं हाउसेज हैं, कहीं फैमिलीज हैं, कोई तो यूनिट है। और जो नई नई यूनिट्स बन गई हैं, जैसा आपने बताया, एसोसिएशन है, इंजीनियर्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन, कॉमर्स के एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल अलग अलग यूनिट्स के एसोसिएशन, सभी तो हैं। तो कैसे करेंगे। अगर आप कहते हैं कि जाति नहीं रहे, जाति तो एक नकली शब्द है, मतलब कोई पहचान ही नहीं रहे जन मनुष्य की, तो क्या आप उसे नंबर देंगे। जैसे मेरा नंबर हो जाएगा कि 99 करोड़ 90,60,000, कुछ बोल देंगे आप 616, तो ये मेरी पहचान होगी क्या, रामेश्वर मिश्र। और पहचान क्या है, 99 करोड़ 90,60,000 616, ऐसा तो नहीं करेंगे। कैसे नाम देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान क्या है, तो कहेंगे वो फलाने वैश्य हैं, और उनका नंबर है 99 करोड़ 98 लाख 27,816, ऐसे तो क्या परिचय देंगे। मनुष्य की एक कोई पहचान होती है ना। और आपने स्वयं बहुत सी पहचान बना रखी है, डॉक्टर्स एसोसिएशन,
टीचर्स एसोसिएशन, नर्स एसोसिएशन, कारीगरों के अलग अलग यूनिट्स के एसोसिएशन सारे तो बना रखे हैं, रेलवे मेंस फेडरेशन, बस ओनर्स एसोसिएशन, और बस के कर्मचारियों का, सब तरह के एसोसिएशन हैं। तो उनकी पहचान है। और आप ये जो पहचान है जन्म के आधार पर कि मैं फलाने कुल में पैदा हुआ, मेरा गोत्र ये है, एक और आप इसकी निंदा करते हैं। एक तो एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। आप अगर इसको नष्ट करते हैं तो समाज में पहचान कैसे करेंगे किसी भी जाति की? जाति की नहीं तो किसी व्यक्ति की। जैसे मेरा क्या होगा, या आप कोई नंबर बांटेंगे क्या कंप्यूटराइज करके कि इनका नंबर इतने इतने मिलियन, इतने बिलियन, इतने ये है, इतने थाउजेंड, अमुक नंबर है। मनुष्य की पहचान का कोई तरीका सारे संसार में है। आखिर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, फिर उनके चर्च, फिर फलाने चर्च के डायोसीस हैं, फिर इनका ये प्रोफेशन है, इनका ये हाउस है, इनकी ये फैमिली है, सारे तो परिचय है। मनुष्य के परिचय के लिए बहुत सारे ग्रुपिंग का और बहुत सारे एडजेक्टिव्स का, बहुत सारे विशेषणों का और बहुत सारे वर्गों का प्रयोग संपूर्ण संसार में होता है। तो यहाँ ये है, आपको यहाँ की पहचान से दिक्कत है। तो क्यों है? पहले तो ये, क्योंकि सारे संसार में मनुष्य की कोई ना कोई पहचान है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे इंग्लैंड हो, कोई तो पहचान है ना कि भाई इसका ये अमुक फैमिली का है, अमुक हाउस का है, अमुक सेक्ट का है, इसका ये चर्च है, इसके ये थॉट है, इसका ये प्रोफेशन है। हर मनुष्य की कई पहचान होती है। उसका हाउस या उसकी फैमिली क्या है, फिर उसका प्रोफेशन क्या है, फिर उसकी एक्सपर्टीज क्या है, फिर उसके सेक्ट क्या है, उसका रिलीजियस सेक्ट क्या है, सारी तो पहचान होती है। कहाँ संसार में सब जगह पहचान है। तो भारत को आप सिंगल आउट कैसे करना चाहते हैं? हिंदुओं को, हिंदुओं की पहचान क्यों नहीं होगी जब मुसलमानों की पहचान है, ईसाइयों की पहचान है, सारे संसार में ट्राइबल्स में भी अपनी पहचान होती है। ऐसे पहचान तो नहीं होती कि बस मनुष्य है और उसका कोई नंबर दे दीजिए। और ऐसा कोई तरीका दुनिया में भी नहीं चला है कि आप कंप्यूटराइज नंबर बांट दें कि इसका जैसे मेरा नंबर क्या है और आदित्य सत्संगी जी का नंबर क्या है। ऐसे तो बात नहीं करेंगे। हम जानते हैं भाई ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ये अपना अमुक अमुक काम करते हैं, ये सत्य की सत्य का प्रसार करते हैं, सत्योलॉजी चला रहे हैं, मिथ्या का खंडन करते हैं, सत्य की सब तो पहचान है ना। इन्होंने गीता पढ़ी है, ये एक अनुशासन से गुजरे हैं, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की है, ये सब पहचान है ना। उपासना की पहचान है संप्रदाय वाली। फिर ये अभी युवक हैं या वृद्ध हैं या बच्चे हैं, क्या हैं? तो मनुष्य की कई प्रकार की पहचान होती है। वो हमारे धर्मशास्त्रों में निष्पक्ष रूप से विवेचित है, शांति से। और ये तो बच्चों का खेल है। जाति जाति बहुत बुरी है भाई, जाति बुरी है तो कोई और पहचान दे दो उसको, जाति नाम हटा के कुछ और कर दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? और फिर जाति को आपने संवैधानिक महत्व दे रखा है। जाति का सर्टिफिकेट प्रशासन जारी करता है, यानी भारत शासन और भारत का संविधान जाति को एक लीगल यूनिट मानता है, एक विधिक इकाई मानता है, उसको एक बाकायदे एक मजबूत इकाई मानता है। उसका प्रमाण पत्र उसके आधार पर नौकरी देते हैं। आप ब्राह्मण हैं तो आपका जनरल कोटा रहेगा, आप क्षत्रिय हैं जनरल कोटा रहेगा, अगर आप उच्च जाति के वैश्य हैं जनरल कोटा रहेगा। अगर आप तथाकथित ओबीसी, जो कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, वो एक अलग विषय है, मैंने ओबीसी पर बहुत 4 लेख लिखे थे उस समय जब मंडल रिपोर्ट आई थी, उसके झूठ का पर्दाफाश किया था, उस पर कभी अलग से बात करेंगे। शुद्ध झूठ पर रचित है ओबीसी रिपोर्ट। उसमें आंकड़ों का झूठ है, सर्वे का झूठ है, झूठ ही झूठ है। लेकिन आपने बना दिया है, उसके सर्टिफिकेट जारी होते हैं कि ये कौन है, ये कुम्हार है कि अहीर है कि काची है कि कुर्मी है कि पटेल है कि तेली है कि नाई है, उसके आधार पे ओबीसी का सर्टिफिकेट। जाति के आधार पर भारत का शासन और शासन की इकाइयां जिला तक, जिले से लेकर केंद्र तक की इकाइयां प्रमाण पत्र जारी करती हैं। जाति के आधार पे आरक्षण मिलता है, जाति के आधार पे भेदभाव किया जाता है कि इसको कम अंक में भी अमुक पद दे दिया जाए। अगर ये अमुक जाति का है तो इसको 100 में 90 अंक आए हैं तब इसको जहाँ प्रवेश मिलेगा, तो दूसरी जाति का है तो 100 में 15 अंक आए हैं तो भी वहां प्रवेश मिल जाएगा। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में भी जाति के आधार पर प्रवेश दिया जाने लगा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाति के आधार पर प्रवेश, सर्विसेज में जाति के आधार पर प्रवेश। तो जाति को आप मानते भी हैं और उसकी निंदा भी करते हैं। ये तो जैसे अराजक समाज इसको कहते हैं।
और जाति के विषय में यूरोप के लोग क्या लिखते हैं, तो उनका कुल विचार यह है कि बस निंदा करो, किसी तरह इनमें दोष दिखाओ। तो उसका कोई उत्तर देने में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसके आधार उसके स्थान पर यह बताना चाहिए कि जो निंदा करते हैं वो किस समाज के हैं, उनकी वहां क्या पहचान है। जैसे अमेरिका है तो क्या वहाँ वो किस चर्च के हैं, किस हाउस के हैं, किस फैमिली के हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, प्रोफेशन क्या है, उनकी डिग्री क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है, ये सब नहीं देखा जाता क्या? बायोडाटा क्या बला है? आखिर बायोडाटा जिसे कहते हैं वो क्या बताता है, सीवी जिसे कहते हैं, वो सब तो आपके आपने क्या प्राप्त किया है, कहाँ पैदा हुए हैं, सारी चीजें तो उससे आ जाती हैं। आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, वो कोई हाउसेस से जुड़े हैं, आप किसी फैमिली से जुड़े हैं। और इंग्लैंड में तो हाउसेज और फैमिलीज का बहुत बड़ा महत्व है। फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है, स्पेन में भी है, पुर्तगाल में भी है, कहाँ नहीं है? हाउसेज हैं, फैमिली हैं, फिर चर्च के सेक्ट हैं, तो सब जगह है कोई ना कोई सोशल यूनिट्स है। भारत में वो सोशल यूनिट जो है उसको वस्तुतः तो वो फैमिली है, कुल है। कुल को ही कुल धर्माश्च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना, गीता में ये कहा है। जाति तो कोई स्वयं में एक इकाई नहीं है ना, क्योंकि फिर वो पढ़ा क्या है, किस गुरुकुल में पढ़ा है, वो क्या करता है, शैव है कि वैष्णव है कि शाक्त है, गीता का विशेषज्ञ है कि नाट्यशास्त्र का विशेषज्ञ है, कि फिर नाट्यशास्त्र में भी, और अगर नृत्य नृत्य का विशेषज्ञ है, नृत्य में भी कथकल का है, कथकली का है या भरतनाट्यम का है या कथक का है, सबका तो विशेषताएं होती है ना। तो जाति तो कोई मनुष्य की पहचान ही नहीं है, क्योंकि वो केवल ये बताता है कि एक शब्द दे दिया गया है जाति, अन्यथा कुल को, जाति को खंड समाप्त कर दीजिए। अधिक अच्छा हो कि जाति नामक पहचान भारतवर्ष के संविधान में अवैध घोषित कर दी जाए, तब तो समझ में आता है। लेकिन ये खेल बड़ा विचित्र है कि आप प्रमाण पत्र जाति के आधार पर देते हैं, आरक्षण जाति के आधार पर देते हैं, भेदभाव जाति के आधार पर करते हैं, यहाँ तक कि परीक्षा में मिलने वाले अंकों में भी जाति के आधार पर भेदभाव है। आप तथाकथित उच्च जाति के हैं तो 100 में 90 अंक पाने पर आप जिस सेवा में या जिस व्यापार में लिए जाएंगे, एक अन्य जाति के हैं तो आपको उसमें 100 में 20 अंक या 15 अंक होने से भी काम चलेगा। तो आपने तो जैसे जाति के आधार पर सब बांट रखा है। अधिक अच्छा होगा कि जाति को भारत का संविधान अवैध घोषित कर दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तभी मनुष्य की पहचान बन जाएगी, क्योंकि अपने कुल का पहचान करेगा। इसलिए जाति को लेकर भ्रम करना तो असत्य निष्ठा है ना, छल है, वंचना है। जाति के आधार पर कोई एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। और संसार भर में सामाजिक इकाइयां हैं, संसार भर में कोई ना कोई यूनिट्स हैं, जैसे मैंने बताया ना, हाउसेज हैं, फैमिली हैं, सेक्ट हैं, फिर प्रोफेशंस हैं। अगर जातिगत भेदभाव अनुचित आपको लगता है, तो उस जातिगत भेदभाव भारत में तो शासन कर रहा है सबसे अधिक, संविधान के आधार पर जातिगत भेदभाव है। आपस में कानून संविधान के अनुसार किसी भी तरह का जातिगत ऊंच नीच का भाव जताना, व्यक्त करना दंडनीय अपराध है। फिर आप जाति की निंदा किस आधार पर कर रहे हैं? तो हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि ब्राह्मणों की निंदा के उद्देश्य से जाति की निंदा की जाती है। ब्राह्मण इतनी पुरानी संस्था है, उसमें मैं एक सभा में गया था, आपने पूछा तो याद आता, वो दिल्ली की बात है। वहाँ सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी नाम से एक संस्था बनी थी। पहले तो बहुत अच्छे काम, मतलब बड़े काम उन्होंने किए थे, रजनी कोठारी वगैरह जब थे। तो वहां पे जो इसी तरह नए नए युवक युवतियां आए थे, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों पर अभियोग लगाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि ब्राह्मणों ने आज तक जितने गलत काम किए हैं, मैं सबको सबका जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन ब्राह्मणों ने जो उपलब्धियां की हैं उनका श्रेय भी मुझे ही है। तो सब चुप हो गए, सिर झुका लिए। मैंने कहा अगर आप ब्राह्मणों को इतना सिंगल आउट कर रहे हैं, तो आज तक ब्राह्मणों ने जो अच्छे काम किए हैं उसका श्रेय भी मुझे है। तो ब्राह्मणों ने कोई गलत काम किए हो उनका आप विवरण दीजिए, मैं उसको भी शिरोधार्य करता हूँ। लेकिन फिर मैं पूरी परंपरा का वाहक हूँ ना, ऐसे तो नहीं है कि मैं केवल उसके निंदनीय पक्षों का वाहक हूँ। तो ये जो ब्राह्मणों को सिंगल आउट करने के लिए जाति की निंदा की जाती है, और जाति की निंदा करने वाले जितने लोग हैं सबके सब जातिवादी हैं। वो सीट टिकट देते समय जाति का निर्णय करेंगे कि आपके क्षेत्र में कौन से जाति के वोटर हैं। फिर वो कोटा देने में भी जाति का निर्णय करेंगे। सारा व्यवहार जाति के आधार पर करते हैं, अपने जीवन में जाति के आधार पर व्यवहार करते हैं। भारत के
अधिकांश लोग जो सार्वजनिक जीवन में हैं वो अपने जाति वाले से विशेष आत्मीयता दिखाते हैं, दूसरी जाति वाले से थोड़ी दूरी दिखाते हैं, ये देखा जाता है। और एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये हुआ कि वस्तुतः है सार्वजनिक जीवन में केवल जाति के बल पर कोई व्यवहार संभव ही नहीं। दोनों पक्ष हैं। ऐसा एक भी नेता नहीं है जो केवल अपनी जाति के लोगों से व्यवहार करता हो, उसको सबसे व्यवहार करना पड़ता है। और व्यवहार करते समय वो सबसे यही बताता है कि हाँ, हम आप सब एक ही हैं। तो ये जाति को लेकर एक छल चल रहा है। ये छल कुछ यूरोपियन बदमाशों ने किया है। यूरोप में जो गंभीर विद्वान हैं उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ी मेहनत से अध्ययन से समझा है। पेरिस में एक जाति उत्कर्ष और जाति अपकर्ष पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी लगभग 20 साल पहले, 25 साल पहले, जितना मुझे याद आता है। उसमें शास्त्रों का विचार कई बार वो लोग करते हैं, अच्छे विद्वान भी हैं, लेकिन जाति को सिंगल आउट करके जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो बदमाश हैं। ज्यादातर वो चर्च के एजेंट हैं, दे आर पेड बाई चर्च एजेंसीज, और वो लोग जो हैं बकवास करते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो चाहे यूरोप के हों, अमेरिका के हों या कहीं के भी हों, उस सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। वो माइथोलॉजी नहीं क्रिएट करते। जाति को लेकर बहुत बड़ा मिथ क्रिएट कर दिया गया है और जाति की एक माइथोलॉजी खड़ी कर दी गई है। और बहुत से अनपढ़ नेता, भारत में अधिकांश नेता जो हैं वो इन विषयों में अनपढ़ हैं, तो वो उस माइथोलॉजी के शिकार हैं। जाति स्वयं में एक तो मूल इकाई नहीं है, कुल मूल इकाई है। और कोई भी व्यक्ति केवल अपनी जाति से व्यवहार करके तो रह ही नहीं सकता। जो जातियां थी परस्पर अन्योन्य आश्रित हैं। गांव में या कहीं भी जो परंपरागत भारतीय हिंदू समाज है, वो तो कोई एक अकेली जाति अपने बल पर कुछ नहीं कर सकती। हर काम के लिए दूसरी जातियों पे, जैसे जजमानी सिस्टम कहते हैं, जजमानी प्रथा, उसमें हर व्यक्ति सभी जातियों से संबंध रखने को विवश है और उस पर गौरव का अनुभव करता है। विवश नहीं कहेंगे, मतलब सभी जातियों से संबंध रखता है और सामान्य संबंध रखता है। और अपनी जाति, जिसे जाति आप कहते हैं, उसके अपना कुल समूह जो है उसको भी पहचानता है। उसमें समस्या क्या है? हम जहाँ पैदा हुए हैं उसको ही अगर हम नहीं पहचानेंगे तो हम क्या पहचानेंगे? लेकिन हम जहाँ पैदा हुए हैं केवल उसको पहचानेंगे तो फिर हम पशु पशु भी नहीं है, पशु से भी बदतर है। पशु तो भूल जाता है बाद में कि हम किससे पैदा हुए हैं। तो मनुष्य को तो पहचानना चाहिए ना कि हमारे माता पिता कौन। तो कुल जो है वो तो अपने माता पिता और पूर्वजों की पहचान की एक यूनिट है, एक सामान्य प्रवृत्ति है, वो कोई समस्या नहीं। ये जो एक कॉन्सेप्ट है, अब्राहमिक कॉन्सेप्ट है ट्रेड्स का। ट्रेड्स मतलब, ये ट्रेड्स मतलब वो यही हो गया, जाति हो गई ट्रेड्स। क्योंकि वो हम्म। ट्रेड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जो ऑक्यूपेशन के आधार पे कुल है, या फिर किसी का एक पूरा कुल ही पढ़ाता है, सिर्फ टीचर्स है हम्म। वो भी एक कुल हो गया। हम्म। तो ये जो हम्म। आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो 1901 का जो सेंसस था, हमारे इंडिया का कास्ट सेंसस, जो यूरोपियन हर्बर्ट होप राइसली ने किया था। और हर्बर्ट हम्म। होप राइसली ने नाक की चौड़ाई, नाक की लंबाई के बेसिस पे डिसाइड किया था कौन किस जाति में होगा। हाँ। हम्म। तो और उसमें उस पर बहुत अध्ययन आ चुके हैं अब तक। उस पर उसके बाद अध्ययन जो उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। जैसे पंजाब में, पंजाब का ब्राह्मण और वहां का सो कॉल्ड हरिजन, दोनों के नाक और माथा एक से पाए गए। उस पर बहुत स्टडीज हो गई, तो वो धज्जियां उड़ गई उसकी। ऐसे होता ही नहीं, माथा और नाक वो तो मूल पशुवत उन लोगों की पाश्विक बुद्धि है, पशु की तरह हैं और पशु की तरह लोगों को देखते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या वो हो गया है अज्ञानी। कि, हाँ, एक्चुअली क्या हो गया है कि यूरोपियंस को एक गलतफहमी हो गई है कि वो बहुत सुंदर दिखते हैं। हम्म। तो ये गलतफहमी है। तो जब वो अफ्रीका में गए, तो अफ्रीकन्स को काली स्किन ही अच्छी लगती है वहां के लोगों को। और तो वहां पे सुंदरता का मापदंड अलग है, और भारत में भी सुंदरता का मापदंड अलग है। लेकिन बिल्कुल यूरोपियन अलग है। बिल्कुल अलग है। और यूरोपियंस ने सारा जो सुंदरता का मापदंड बनाया, वो ग्रीक स्कल्पचर्स के बेसिस पे बनाया, ग्रीक मूर्तियों के बेसिस पे। अभी वो हम्म। अभी अगर ऑर्डिनरी ग्रीक को देखेंगे तो मोटा, और अलेक्जेंडर तो बहुत छोटा सा था, 5 फीट 2 इंच, और मोटा था एकदम, उसको घोड़े पे बिठाने के लिए दो हाँ। लोग चाहिए होते थे। लेकिन ये एक मूर्तियों के आधार पे एक उन्होंने इमेज बनाया, आइडियल क्या होना चाहिए। और भारत में और पूरी दुनिया में हॉलीवुड के थ्रू फैला दिया कि वी शेप बॉडी, जबकि वो बड़ी अनहेल्दी बॉडी होती है। बॉडी इज अनबैलेंस्ड फ्रॉम द टॉप, नॉर्मल बॉडी नहीं है। वो आदमी ऐसे ऐसे हाँ। चलता है, सीधा नहीं चल सकता।
इसमें ये कई पक्ष हैं। हाँ, पहली बात तो ये कि जिसे वो ग्रीक मूर्ति कहते हैं वो वस्तुतः हिंदू मूर्तियां हैं, यवन मूर्ति ही तो है। हाँ, हिंदू यवन। मूर्ति कला से प्रेरित होकर। और यवन तो क्रिश्चियन नहीं थे ना, यवन तो बहुदेवतावादी थे। करेक्ट। यवन तो सूर्य और गुरु और सबको मानते थे। हाँ। यवनों से, यानी जो मूल यवन है जिन्हें ये ग्रीक कहते हैं, ग्रीक वैसे कोई शब्द नहीं है, इन्होंने हाँ। एक नकली शब्द गढ़ा है, वो हेला कहते हैं। एल, आज भी उसका नाम एलेनिक रिपब्लिक है, करेक्ट। एल गणराज्य। हाँ। उसका ऑफिशियल नाम केवल इंटरनेशनल फोरम में वो ग्रीस कहलाता है। जो ग्रीस स्टेट है उसका अपने देश में नाम है एलेनिक रिपब्लिक। हाँ। वो एल वंशी लोग हैं। इनसे इनका क्या संबंध? यूरोप से ग्रीस का कोई संबंध ही नहीं है, ये एक संबंध ही नकली नहीं। संबंध है जो इन्होंने 18वीं शताब्दी में रचा है। हाँ। ये दे आर नॉट रिलेटेड एनी, मतलब ग्रीक से इनका कोई संबंध ही नहीं है यूरोपियन संबंध ही नहीं। लोगों का। वो लोग तो बहुदेवतावादी थे, और वो वस्तुतः हिंदुओं की ही एक शाखा है यवन, एक। दूसरी बात, भारत में जो अंग्रेज आए शुरू में, हम लोगों के पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। तो इनसे लोग हम मैं देखिए किसी जाति और वर्ण को नहीं मानता इस रूप में, लेकिन सच्चाई ये है कि शुरू में भारतीय लोग इनको फिरंगी कहते थे और इनसे काफी चिढ़ रखते थे, क्योंकि कई लोग कहते थे कि इनका मुंह ऐसा है जैसे कि कोढ़ हो गया है, बहुत ज्यादा सफेद। इतना सफेद चमड़ी से हिंदुओं में या भारतीयों में वितृष्णा होती है, एकदम धक्का लगता है। क्योंकि इतनी ज्यादा सफेद चमड़ी, लगता है जैसे कोढ़ हो गया है, या जैसे अजीब सा। सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सौंदर्य का प्रचार बहुत बाद में इन्होंने, जब भारत में घुल मिल गए तो अपने कुछ एजेंट्स के द्वारा कराया। सामान्य भारतीय को अंग्रेजों को देखकर और कई यूरोपियंस को देखकर धक्का लगता है, अरे कितना ज्यादा चमड़ी एकदम उधड़ी हुई सी दिखती है, सफेद। तो सौंदर्य इनको कौन मानता है? अपने मुंह से मियाँ मुट्ठी बनते रहे। मैं बनारस में बहुत वर्षों रहा हूँ, और बनारस में रिक्शा वाले और कुली भी जब इन लोगों को देखते हैं ना तो अजीब सा मजाक उड़ाते हैं और बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, केवल इनके रंग के कारण। मैं इस तरह के कोई भेदभाव को विश्वास नहीं करता। मेरे लिए वो भी मनुष्य हैं, वो भी हमारी ही तरह के मनुष्य हैं। लेकिन अगर उन्हें घमंड हो कि हम सुंदर हैं, तो ये हास्यास्पद बात है। अगर वो घमंड दिखाते हैं तो मैं आपको सत्य बताऊं कि कोई भी स्वस्थ और संतुलित भारतीय, अगर वो इनका दलाल नहीं बन गया है, या इनको कोई ठगना नहीं चाहता, इनसे कुछ लूटना नहीं चाहता, पैसे नहीं लेना चाहता, लेन देन या सौदेबाजी नहीं करना चाहता, तो पहली बार अधिकांश जो ये इंग्लैंड और उसके आसपास के इलाके के लोग हैं, उनको देख के उसको बड़ा आघात लगता है, चोट लगती है, दे आर टेकन ए बैक, रिपल्सन होता है। क्योंकि इनका रंग अजीब सा है, चमड़ी उधड़ी हुई सी। कोई कोई डॉक्टर लोहिया थे हमारे यहाँ, उन्होंने बार बार कहा कि हिंदुओं में, भारतीयों में तो हर स्त्री जो है रानी दिखती है। यानी जो गांव की मजदूरिन भी है, काम करने जाती है, खेतों पे काम करती है, उसका शरीर भी रानी से मिलता जुलता है, सुंदर सुडौल शरीर। और यूरोप में तो कोई कोई स्त्री सुंदर होती है। हम चाहते हैं, हमारी शुभकामना है कि यूरोप में हर व्यक्ति सुंदर हो। भगवान करे हर यूरोपीय सुंदर हो। हमको कोई वो अंत में तो भारतीय ही हैं, यहाँ से गए हैं, वहां प्रतिकूल परिस्थिति में रहे हैं। वस्तुतः यूरोपीय क्या है, सब मनु की संतान है, सब ब्रह्मा की संतान है। तो अगर उन्हें घमंड हो गया है तो उनके घमंड को तोड़ने के लिए हम बता रहे हैं कि केवल लालच से या उनके प्रति किसी तरह से कोई सौदेबाजी के भाव से कोई उनको सुंदर कहता होगा, अन्यथा कोई भारतीय यूरोपियंस को सुंदर नहीं कहता। उनका जो रूप है वो रिपल्सिव, आघात करता है। उनकी चमड़ी कुछ ज्यादा ही सफेद होती है। तो भारत के लोग यूरोपियंस को सुंदर बिल्कुल नहीं मानते, उन्हें भ्रम है। कोई सुंदर नहीं मानता, नहीं, उनमें बिल्कुल। सौंदर्य है ही नहीं है। आपने एकदम स्पष्ट बात बोली है इसमें। और इन्होंने जो जो आजकल जो मीडिया नैरेटिव, वो सब बिका हुआ मीडिया नैरेटिव है। उसमें हम लोग कुछ भी, आजकल तो किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल को आप देख ही नहीं सकते हैं। और मेन स्ट्रीम चैनल में तो मोस्टली प्रोपेगेंडा के आइटम्स होते हैं, जो आपको हाँ हाँ, साफ दिख जाता प्रोपेगेंडा। है कि भारत के 10 चैनल, यूरोप के 20 चैनल और अमेरिका के 10 चैनल सब एक ही बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है अभी तो इसका मतलब न्यूज़ तो एक ही सोर्स से आई है। बट बट क्या हो जाता है कि जो आध्यात्मिक विषय है, क्योंकि इसके जो हमारा डिस्कशन है, इसके माध्यम से लोग यथारूप देख सकते हैं कि यही वास्तविकता है। लेकिन इस तरह के डिस्कशंस चैनल, मेन स्ट्रीम चैनल्स पे इस तरह के डिस्कशंस होने चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, वैल्यूज बढ़ती हैं। लेकिन वो आजकल होता नहीं है वो। और हम लोग भी अमेरिकन प्लेटफॉर्म पर ही बात कर रहे हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और ये दूसरा सीरीज था, इसी सीरीज का दूसरा वीडियो था। और भी दूसरे वीडियोस आएंगे। तो रामेश्वर मिश्र पंकज जी के नाम से एक प्लेलिस्ट चलती है हमारे चैनल पे, वहां पे आप इनके सारे डिस्कशंस एक ही जगह देख सकते हैं। तो जरूर देखिए। और आप लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि मैं हिंदी में बात करूं, तो जो हिंदी के शोज होते हैं वो इंग्लिश के शोज से कम पॉपुलर है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आप बोलते हैं मुझे हिंदी में बात करने के लिए, ये शो पूरा हिंदी में था, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए इसके बारे में। धन्यवाद। नमस्कार। ठीक, नमस्कार। नमस्ते।